आज हम 77 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन जो है वो हम करें। हमारा पहला सवाल है। मैं शुएब साहब का जवाब सुन के खुश हो गया। अच्छा जी। इन अ नार्म रेफरेंस टेस्ट विच आइटम इज बेस्ट। अच्छा, बेसिकली यहाँ नार्म रेफरेंस टेस्ट की बात नहीं हो रही। यहाँ एक बात की टेस्ट की बात हो रही है कि जब भी हम कोई टेस्ट बनाते हैं उसके अंदर हमारा आइटम जो है तो कौन सा आइटम जबरदस्त हो। क्या सवाल बहुत आसान हो तब अच्छा है, सवाल बहुत मुश्किल हो तब अच्छा है। ये सवाल एक बैलेंस सवाल होना चाहिए, जो ना ज्यादा मुश्किल हो ना ज्यादा आसान हो। ये सवाल ऐसा हो कि जो हमारे क्लास के लो अचीवर हैं और जो हमारी क्लास के हाई अचीवर हैं, दोनों के दरमियान एक बैलेंस अप्रोच हो, एक फर्क कर सके, वो सवाल होना चाहिए। ये आपने बिल्कुल ठीक जवाब कहा कि वो सवाल जिसका आइटम डिफिकल्टी लेवल 50 होगा वो सवाल एक बेस्ट क्वेश्चन होगा। और जिसका आइटम डिफिकल्टी लेवल 50 से कम होता जाएगा, हम कहेंगे कि ये सवाल मुश्किल है। और अगर 100 में से एक सवाल को 30 से भी कम बच्चे करते हैं, हम उस सूरत के अंदर कहते हैं कि यार ये पेपर तो बहुत मुश्किल था। और अगर इसी तरह सवाल वो 100 में से 70 से ज्यादा उस बच्चे उसको ठीक कर रहे हैं, तो हम कहते हैं यार ये तो बहुत आसान सवाल था। ठीक है। तो जो अच्छा सवाल होगा वो होगा जो हाई अचीवर लो अचीवर के बाद फर्क करे, जो 50-50% कहीं पे हो। तो इस टॉपिक की आगे अगर अभी तक किसी को समझ नहीं है तो वो जरूर जो है आइटम एनालिसिस वाला टॉपिक उसको क्लियर करे, तो उसको इसकी समझ आ जाएगी। जी, मेरी आवाज भी क्लियर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच क्वेश्चन हैज इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग। कौन सा सवाल है जिसके अंदर, यानी कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर मार्किंग के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है। यानी अगर मैंने चेक किया है तो उतने ही नंबर हैं, अगर किसी और ने चेक किया तो उतने ही नंबर हैं। मतलब है कि उसके अंदर कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है, किसी की राय ओपिनियन मर्जी इन शामिल नहीं है। बस जो लिखा है वही चेक होगा। जी, आप लोगों ने ठीक कहा, ये एमसीक्यूज होते हैं। यानी एमसीक्यूज के अंदर हम अपनी मर्जी से ना उसके नंबर बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। अब नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। देखें, पहले तैयारी और तरह से थी, थ्योरीज की आप लोगों ने और आप लोगों ने। अब जिस तरह इंशाअल्लाह हम कर रहे हैं, अगर आप क्लास रोजाना लेते हैं तो आपके कहीं ना कोई कीवर्ड, कोई ना कोई मेरी बात आपके जेहन में बैठ जाएगी, जो पेपर के अंदर इंशाअल्लाह आपको हेल्पफुल रहेगी। तो ये आप बस रोजाना क्लास ले, इंशाअल्लाह आप फर्क महसूस करेंगे और आप इंशाअल्लाह दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। तो एमसीक्यूज है जिसके अंदर हमारी ऑब्जेक्टिविटी होती है, जहां पे कोई मैनिपुलेट स्कोर को नहीं किया जा सकता। तो मैं इनके इसको टिक करता हूँ जी, ये एमसीक्यूज। उसके बाद है द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विद द अदर स्टूडेंट। बहुत ही आसान सवाल जी, कौन बताएगा कि इसका जवाब क्या होता है। जी बिल्कुल, एनआरटी नाम रेफरेंस टेस्ट, ऐसा टेस्ट जिसके अंदर हम बच्चों के स्कोर को किसी दूसरे बच्चे के स्कोर के साथ कम। अगर तो मैं कहता किसी फिक्स क्राइटेरिया के ऊपर, मैं तो फिर या किसी के साथ कंपेयर ना करता, तो उस सूरत के अंदर तो मैं कहता कि ये जो है ना क्राइटेरिया। लेकिन जब किसी और स्टूडेंट अपने स्कोर को किसी और शख्स के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वो नार्म रेफरेंस टेस्ट होता है। जी नेक्स्ट, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जिसे टीओएस भी कहते हैं। आज ही मैंने ये जो है वो टॉपिक, मैंने ये कुछ चंद टॉपिक अपने बीएड के स्टूडेंट को पढ़ाए हैं। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन किसके लिए होता है? टेस्ट को बनाने के लिए होता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट को। यानी एक साइड पे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी रख रहे होते हैं, एक साइड पे चैप्टर रख रहे हैं, या एक साइड पे चैप्टर रख लिए हैं वर्टिकली और एक साइड पे हमने जो है वो उसके क्या रख लिए हैं, ऑब्जेक्टिव जो हमारे बलून टैक्सोनॉमी रख ली है। या तो इस तरह ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे बोर्ड में आप जाए ना पेपर बनाने के लिए, तो वो आपको जैसे लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि जी 50% नॉलेज लेवल सवाल होंगे,
30% कंप्रीहेंशन सवाल होंगे और 20% एप्लीकेशन लेवल सवाल होंगे। यानी 100%, 100 नंबर का पेपर एक जो ट्यूटर बनाने जा रहा है वहां पे, रिसोर्स पर्सन जो जा रहा है बोर्ड के अंदर पेपर बनाने के लिए, तो उसको ये कहा गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी पहले दी गई, नोट्स दिए गए ये पढ़ें, और साथ में ये कहा गया कि आपने इसको फॉलो करना है। अब ये जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये यही होता है बेसिकली एक टेस्ट को जबरदस्त बनाने के लिए, टेस्ट डेवलपमेंट। अब रही बात यहाँ पे टेस्ट कंस्ट्रक्शन, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट स्कोरिंग। अब एक बात याद रखें, जो टेस्ट डेवलपमेंट है ना, ये एक ब्रॉडर टर्म है। टेस्ट डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, और टेस्ट डेवलपमेंट को मतलब टेस्ट कंस्ट्रक्शन, बाकी जितनी चीजें हैं ये सारी टेस्ट, अब जैसे यहाँ पे टेस्ट स्कोरिंग, टेस्ट एडमिनिस्ट्रिंग, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ये सारे ही टेस्ट डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन टेस्ट बनाना है, लेकिन टेस्ट डेवलपमेंट इतनी ब्रॉडर टर्म है कि टेस्ट बनाना, टेस्ट लेना, टेस्ट चेक करना, टेस्ट के नंबर लगाना, उसके बाद जजमेंट करना, यानी टेस्ट डेवलपमेंट एक इतनी ब्रॉडर सेंस है जो जिसके अंदर, जैसे करिकुलम डेवलपमेंट की हमने टर्म पढ़ी थी, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, उस तरह, तो करिकुलम डेवलपमेंट सबसे ब्रॉडर टर्म थी, बाकी करिकुलम चेंज और सारी बातें जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। यहां भी टेस्ट डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, बाकी तमाम टर्म उसके अंदर आती हैं। थोड़ी बात की समझ आई? तो जैसे करिकुलम डेवलपमेंट का कंसेप्ट था, इसी तरह टेस्ट डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। ये एक ब्रॉडर टर्म है और बाकी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ओके जी, टेस्ट डेवलपमेंट, यानी कि आपने हमेशा याद रखना है कि जो जब एक ब्रॉडर सेंस में बात की जाए तो आपने डेवलपमेंट की तरफ आना है। करिकुलम डेवलपमेंट, कुछ इस तरह के सवाल भी हम पढ़ेंगे, तो टेस्ट डेवलपमेंट। इसी तरह जैसे हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के अंदर सब कुछ आता है, ग्रोथ सिर्फ फिजिकल होती है। ठीक है, तो ये हम डेवलपमेंट के सवाल जो है वो हम साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, डेवलपमेंट करिकुलम में भी पढ़ेंगे, और असेसमेंट के अंदर भी डेवलपमेंट, तो एक ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंट की यूज होती है। 81 है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। दो चीजों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, यानी कौन से ऐसे सवाल हैं जहां दो चीजों के दरमियान, जैसे मैचिंग कॉलम। अच्छा जरा मुझे कोई यहाँ पे बताइए, मैचिंग कॉलम के अंदर हमारे पास दो कॉलम होते हैं, एक दो, जो पहले वाला कॉलम होता है उससे क्या कहते हैं, और दूसरे वाला कॉलम को क्या कहते हैं? जरा कोई बताइए, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि पहले वाला कॉलम को क्या कहते हैं और दूसरे वाले कॉलम को क्या कहते हैं। जबरदस्त मैडम नाजिया, परी मिसेस, दूसरे वाले को क्या कहेंगे? पहले कॉलम को, कॉलम ए को प्रीमाइसेस कहते हैं, ये बिल्कुल आपने ठीक बताया। दूसरे वाले कॉलम को क्या कहेंगे, जरा ये बताइए जी। वेट कर रहा हूं आप लोगों का, थोड़ा सोचिए। रिस्पॉन्स, जबरदस्त। पहला कॉलम प्रीमिसेस होता है, दूसरा रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, यानी जब दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप देखना हो तो मैचिंग आइटम यूज करते हैं, मैचिंग। और मैचिंग के अंदर दो कॉलम होते हैं, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करते हैं, कॉलम ए को प्रीमिसेस कहते हैं और कॉलम बी को जो है वो रिस्पॉन्स कहते हैं। याद रखिएगा ये वाली बात भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द एबिलिटी टू सिलेक्ट, आर, यानी एबिलिटी आपकी के सिलेक्ट करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको इंटीग्रेट करें, उसको इवेल्युएट करें अपने आइडियाज को। इफ डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, आप एक पेपर कर रहे हैं और उसके अंदर आपकी सलाहियत है कि आप एक कुछ आइडियाज आपके जहन में हैं, उन आइडियाज को सिलेक्ट करते हैं, उन आइडियाज को आपस में इकट्ठा करते हैं, उन आइडियाज को इवेल्युएट करते हैं, फिर उसको, इसको क्या कहेंगे? क्या ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स है, एक्सटेंडेड है, मैचिंग है? जी आप लोग सारे जबरदस्त बता रहे हैं, ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। यानी जहां पे अवेल्युएशन की बात आ रही है, भाई आपके लिए खुला ग्राउंड है, लिखते जाओ, यानी अपने आइडियाज की बात, आइडियाज भी एक्सटेंडेड में होते हैं, यानी आप अपने आइडियाज को लिखते जाएं, एवेल्युएट करते जाएं, ऑर्गेनाइज करें उसको। यानी जो मेरे जहन के अंदर आ रहा है, जैसे आप सीएसएस का एग्जाम दें, उसका एसए का एग्जाम दें, तो एसए के अंदर जो होता है ना, वहां पे आप पहले जो है ना एक साइड पे आउटलाइन बना लेते हैं ताकि मैं यार एक तरतीब से चल सकूं, यानी आप ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उस जो आपने एसए की जो आउटलाइन लिखी है उस आउटलाइन को फॉलो करते हुए आप अपने जितने आइडियाज उनको इंटीग्रेट करते हैं, उनको एवेल्युएट लिखते जाते हैं जितना आप लिख सकते हैं। तो ये वाली एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होगा। शुक्रिया, जबरदस्त, खुशी हो रही है कि आप लोग एक्टिव हैं और सीखने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपके इस
काविश में बरकत डाले कि जो आप लोग जो है ना सारा कुछ छोड़ के बैठे हैं कि यार सीखने के लिए, अल्लाह ताला जरूर इसका आपको इंशाल्लाह अजर देगा। मैं कितने लोगों को अभी भी जानता हूं कि वो उन उन लोगों ने टीजीटी के लिए, एसएसटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, और वो लोग जो है वो पेडागोजी का इवन जो है वो 40%, 30 to 40% कंटेंट है, और वो उसको बॉदर ही नहीं कर रहा है। वो उसको समझ रहा है कि वो अपनी केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी उनके सब्जेक्ट है उसमें लगे हुए हैं रट्टा लगाने में। जबकि अगर आप इस 30 में से 28 नंबर अचीव कर लेते हैं, क्योंकि आजकल 30 से भी बात बढ़ गई है, वो 40-40 नंबर तक सवाल दे रहे हैं, चलो 30 भी लगाओ, अगर 30 में से 25-28 कर लेते हैं, यकीन कर लें आप आसानी से इजीली आप क्रैक कर जाएंगे। अपने सब्जेक्ट में तो हर कोई जो 30 में से, 40 में से 20 नंबर, 25 नंबर, 30 ले लेगा। अगर इधर में से लेंगे तो तभी आपके लिए जो है वो रिटर्न क्वालिफाई करना, इसलिए जो है पेडागोजी को भी एक खास जो है वो आप इसको कंसिडर करें। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी फेडरल की सीट्स हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अच्छा जी, 83 है, टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। लर्निंग आउटकम को कौन सी चीज मेजर करती है? ये इसमें से दो तीन सवाल निकलते हैं, मैं उनको भी डिस्कस करता हूं, जरा बताइए। जी बिल्कुल मैडम सदफ साहिबा, आप ठीक बता रही हैं। टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम, ये अचीवमेंट टेस्ट वो होता है जो उस्ताद पढ़ाता है और उसके बाद देखता है कि क्या उस बच्चे ने उसको अचीव कर लिया कि नहीं। अच्छा, इसका दूसरा सवाल ये कि वो कौन सा टेस्ट है जो क्लासरूम का टीचर लेता है, वो अचीवमेंट कौन सा टेस्ट है जो टीचर खुद बनाता है और उसकी आउटकम देखता है, वो इसी अचीवमेंट टेस्ट को बोलते हैं। यानी क्लासरूम के अंदर जो बच्चे को पढ़ाया है, उस पढ़ाने के बाद उसकी देखना है कि इस बच्चे को कुछ आता है कि नहीं आता, ये अचीवमेंट टेस्ट होता है। और ये क्लास का टीचर ही बना रहा होता है, ये टीचर मेड टेस्ट होता है, ये कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट मोस्टली ये नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ आउटकम को देखने के लिए यूज किया जा रहा होता है, तो ये अचीवमेंट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है वैल्यू डेट डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी डाटे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। क्या वो क्या चीज होगी? मीन, मोड, मीडियन, क्या होगा जी? रेंज। बिल्कुल आप लोग ठीक बता रहे हैं, ये मीडियन है। यानी जब डाटे को आप उसके इधर वाले, यानी अगर आपके पास 8 वैल्यूज हैं, तो आप उस तीन इधर से छोड़ेंगे, तीन इधर से छोड़ेंगे, दरम्यान वाली दो को जमा करेंगे, जमा करके दो पे तकसीम करेंगे, तो उससे जवाब आ जाएगा, वो आपका मीडियन होगा। और अगर आप जो है वो ऑड है अगर वैल्यूज, तो उधर से आधी इधर से छोड़ें, मतलब इधर से छोड़ें, और दरम्यान वाली वैल्यू आपको मीडियन हो जाएगा। लेकिन याद रखें, मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसको तरतीब देंगे, यानी उसको तरतीब देने के बाद आप मीडियन निकालेंगे। मोड भी निकालना है तो वो भी आपने इसी तरह तरतीब लगा लेनी है, मीडियन में भी तरतीब लगा लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाई एंड लो अचीवर आर sorted आउट बाय। हमें हाई और लो अचीवर का फर्क कैसे पता चलता है? यानी कौन सी चीज है? हमने आइटम एनालिसिस के अंदर तीन चीजों की बात की थी, पावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्क्रिमिनेशन पावर एंड डिफिकल्टी इंडेक्स। जो हाई अचीवर और लो अचीवर, नालायक बच्चे और लायक बच्चे के अंदर चीज फर्क करती है, वो डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है। जबरदस्त, शुक्रिया, आप लोग जो है बात को समझ रहे हैं। ये जो असेसमेंट एवेल्यूएशन का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मतलब। और जो हम सवाल कर रहे हैं, अगर ये सवाल हमने आप लोगों ने समझ के कर लिए, तो इसमें से 2-4 नंबर पक्के आपके हो गए। उसके बाद है पेडागोजी टर्म्स क्वाइंड बाय। ये पेडागोजी की जो टर्म्स है ये किसने दी थी? जी जरा बोलिए। ये बहुत से लोग सवाल गलत करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं, पेडागोजी का जो है ये चैप्टर बड़ा इजी है। मैं तो बच्चों को कहता हूँ, आपसे वो मांगे ना वहां पे डेमो दें या कहीं, तो यही इसी चैप्टर के दिए करें। मुझे खुद ये चैप्टर सबसे ज्यादा, जब मैंने खुद एजुकेशन तैयार करना शुरू की थी, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा आसान मुझे ये लगता था सब्जेक्ट। जी आप लोग सभी गलत बता रहे हैं, माशाल्लाह सभी गलत बता रहे हैं। इसका जवाब है नन। इसका जवाब क्या है? नन। देखें, नो डाउट पेडागोगी, बच्चों को पढ़ाना, ये टर्म उसी ग्रीक टाइम की है, ये बहुत पुरानी है। इस टर्म को बहुत दफा, बारहा, बहुत से लोगों ने इसको इसको एक्सप्लेन किया है। कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसके साथ 100% इस टर्म को जोड़ा जाए, ठीक है। तो मेरे नजदीक इसका आंसर जो है पेडागोजी, वो नन है, ठीक है। कि इसका
जी वो की वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपने मेरी की जो है ना उसको फॉलो किया है। उसके अंदर मैंने सुकरात लगाया था। फिर मैंने इसको बड़ा ही बाद में सर्च किया है, तमाम प्लेटफॉर्म से देखा है मैंने कि क्या कहीं मुझे ये सबूत मिल जाए कि पेडागोजी की टर्म सुकरात ने दी है, लेकिन मुझे कहीं सबूत नहीं मिला। और उसका ये था कि मुख्तलिफ टाइम के अंदर ये टर्म मुख्तलिफ लोगों ने दी है, और ये किसी एक स्पेसिफिक बंदे के साथ इस टर्म को नहीं जोड़ा जा सकता। आप लोग अगर इसको हाँ जी, अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई शवाहिद मिले, कुछ सर्च खुद भी किया करें। कोई सवाल ऐसा होता है, देखें मैं भी जो है मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं, अभी भी गलतियां, मैं दोस्तों को सवाल बताता हूँ, बाद में माजरत करता हूँ कि मैंने इसका जवाब बताया था। तो हो जाती हैं गलतियां। तो ये बिल्कुल ही ना करें कि आप कहें कि 100% जो बात है। अगर आपको किसी सवाल के अंदर डाउट होता है तो आप उसको थोड़ा सा सर्च कर लें, ठीक है। मुझे भी बताया करें कि सर ये इसका मैंने इस सोर्स से मालूम किया है और इसका आंसर ये है, ठीक है। तो मैंने बहरहाल इसके बारे में देखा, तो इसका आंसर जो है वो नन बनता है, कि इसको कोई एक स्पेसिफिक बंदा नहीं है। ओके जी, ये नन हो गया। उसके बाद है जी नेक्स्ट, द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग। ये सवाल भी थोड़ा सा ट्रिकी किस्म का है। द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज, क्या है जी? कंपोनेंट है प्यूपल टीचर, सुपरवाइजर, हेडमास्टर। पहले तो सबसे बड़ी बात है इस सवाल को समझना। डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग, टीचर्स की जो स्किल है, टीचर की जो ट्रेनिंग है, उसके अंदर क्या चीजें होती हैं। टीचर की स्किल के अंदर सुपरवाइजर होता है। बी, प्यूपल टीचर होता है टीचर की स्किल के अंदर। हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चों को यानी, और ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है? ट्रेनिंग के अंदर हेडमास्टर होता है। सवाल बड़ा ही जो है ना वो थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा समझने वाला है। देखें, एक जो टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही होती है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड टू टीच द टू ट्रेन द टीचर, ठीक है। आप उसके अंदर टीचर को क्लासरूम में आना कैसे है, बोलना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, इंगेज कैसे करना है, फीडबैक कैसे लेना है, एक मुख्तलिफ छोटी छोटी स्किल्स आप टीचर को सिखा रहे होते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग जो है वो स्किल के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो होती हैं। तो ये इसका आंसर कंपोनेंट है। ये बताने वालों ने ठीक बताया है कि टीचिंग जो है ना, जो ट्रेनिंग है, ये बेसिकली, यहाँ मैंने इसकी थोड़ी वजाहत भी की थी। द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग रेफर टू द एसेंशियल एलिमेंट आर फैक्टर दैट शेप इफेक्टिव ट्रेनिंग इन टीचिंग स्किल। बहुत सारी जो चीजें मिलती है, लेसन प्लानिंग, फला फला, तो उसके बाद जो है वो आप करते हैं, ठीक है। नोट्स के अंदर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अगर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या सिलेक्ट करना चाहिए पेडागोजी का आंसर? मैंने नन किया, नन नहीं करें। अगर वहां पे ये आता है तो थोड़ी सी आप इन्वेस्टिगेशन करें ना। अगर आपको लग रहा है कि इसको किसी स्पेसिफिक किसी ने किया है, तो इसका जरूर देखिए और मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं भी इसकी तसल्ली कर लूं, ठीक है ना। मेरे नॉलेज में अभी तक ये है, तो अगर इसमें आप कोई बेहतर देखें तो मुझे भी बताइएगा, ठीक है। तो खैर इसका आंसर कंपोनेंट है। ओके जी। ओके सर, अच्छा। साइकोमोटर डोमेन का एक और नाम है, तो क्या नाम है जरा बताइए यहाँ पे दिए गए नामों में से। जी बिल्कुल, साइकोमोटर डोमेन का नाम कुनेटिव डोमेन भी है। कुनेटिव भी होता है फिजिकली हाथ से काम काम करना, तो साइकोमोटर को कुनेटिव कुनेटिव डोमेन भी बोलते हैं। जबरदस्त। नेक्स्ट है जी। एक तो मैं कमेंट्स देखो ना आपके, तो फिर अच्छा जी। ये कौन सा, सॉरी, ये सवाल 88 हो गया, 89। bringing together different values into a consistent value system is called। जी, ये जवाब भी उधर मेरा गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों ने मुझे ठीक बताना है। अब ये यहाँ पे मैसेज का आइकन उसके ऊपर बना हुआ है, तो सारे उधर ही बताई जा रहे हैं। जी, यहाँ पे इसका आंसर ऑर्गेनाइजिंग है। देखें, हमने अफेक्टिव डोमेन पढ़ी। अफेक्टिव डोमेन में अगर अगला बंदा मेरी बात सुनने को तैयार है तो अटेंडिंग हो गया। अगर वो मुझे उसके बारे में रिस्पोंड करता है तो फिर रिस्पोंडिंग हो गया। और फिर उसके बाद अगर वो बंदा वैल्यू देता है मेरी बात को, तो ये वैल्यूइंग हो गया, कि उसको कंसिडर करता है।
अच्छा, उसके बाद जो है वो जब वो सारी वैल्यूज जो मैंने मुख्तलिफ वैल्यूज सिखाई, उन सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके तरतीब देता है, ऑर्गेनाइज करता है, उनको कंसिस्टेंट एक वे देता है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। यानी जहां पे मुख्तलिफ वैल्यूज को इकट्ठा किया जा रहा है, नहीं नहीं, करेक्टराइजेशन नहीं है, तरतीब ऑर्गेनाइजेशन होती है। यानी आप किसी चीज को, मुख्तलिफ वैल्यू हैं आपकी, उनको आपस में अरेंज कर रहे हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है। ये पहले अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन पे तो आप एक नई वैल्यू डेवलप कर रहे होते हैं ना, आप एक खुद से देखते हैं कि यार मुझे ये करना चाहिए आज के एथिकल, यानी वो नई वैल्यू डेवलप करते हैं। पुरानी वैल्यूज जो आपको सिखाई गई हैं, उन वैल्यूज को एक तरतीब में देना कि मुझे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, कैसे किस तरतीब देना, वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। ठीक है। जिन लोगों को ना इसकी ज्यादा पता हो, तो वो जरूर उसको देख लीजिएगा, अपना क्या बोलते, मेरे लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जो है इसका बलून टैक्सोनॉमी, सोलो टैक्सोनॉमी, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। विच सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन। जी जरा, अभी मैंने पिछले सवाल में बता भी दिया है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कहाँ पे होगी। जी मैडम सदफ कह रही है बी, बाकी जरा बताएं। फिर फाद साहब बी हो गया, ठीक है। और जी सारे जागे, 36 लोग हैं। जी बिल्कुल, आप लोग सारे ठीक बता रहे हैं, इसका आंसर बी ही। देखें, जहां पे मैं कोई चीज लेने, यानी उस्ताद क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे सुनना चाह रहे हैं, या सर आप बोले हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, हम आपसे वैल्यू लेने को तैयार हैं, ये अटेंडिंग हो जाएगा। फिर बच्चे मुझे इंटरेक्शन कर रहे हैं, मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे जवाब दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्डिंग हो जाएगा। फिर बच्चे मेरी बात को वैल्यू दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, उसके ऊपर अमल करने के लिए मेरे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं वैल्यू। फिर उन सारी बातों को जो मैंने की हैं, उनको तरतीब लगाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको एक कंसिस्टेंट वे के अंदर लेके आते हैं, उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और फिर उसको करेक्टराइजेशन के उन, अब इन वैल्यूज को मिला के एक नई वैल्यू हम जनरेट करेंगे, वो करेक्टराइजेशन होगी। बल्कि मैंने पूरी आपको अफेक्टिव डोमेन यहाँ पे समझा दी है। अटेंडिंग होता है शुरू, यानी मैं क्लास में जाता हूँ, बच्चे, बच्चों पढ़ना चाहते हैं, जी सर आज मैं आपको बलून टैक्सोनॉमी सिखाऊंगा, आप लोग बलून टैक्सोनॉमी सीखने के लिए तैयार हैं। यस सर, हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारा अटेंडिंग हो गया कि बच्चे सीखना चाह रहे हैं, बच्चे मेरी बात सुनने चाह रहे हैं। बच्चों आज हम मैं बताऊंगा टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो यानी अटेंडिंग के अंदर मैं देख रहा हूँ यार तुसी गल मेरी सुनना भी चाहते हो, तो कि कोई ना, तो अटेंडिंग हो जाएगा। रिस्पॉन्डिंग वो सिर्फ सुन भी नहीं रहे, बल्कि मेरे साथ प्रॉपर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको मैं रिस्पॉन्डिंग लगा रहा हूं। ओके। उसके जी विलिंगनेस अटेंडिंग होता है। कोई सवाल छोड़ भी जाओ तो बता दीजिएगा। अच्छा, विलिंगनेस टू अटेंड टू पर्टिकुलर फिनोमेना। हाँ जी, अटेंड की अभी बात की है, अटेंड का मतलब क्या होगा जी। एश, हमायूं साहब, सदफ साहिबा, ये हो गया। ठीक है, ठीक है जी, जबरदस्त हो गया कि बच्चे सुनना चाह रहे हैं, वो विलिंग है मेरी क्लास में बैठने को, मेरी बात सुनने को, मेरा टॉपिक सुनने को, तो ये अटेंडिंग के अंदर आ जाएगा। जी उसके बाद नेक्स्ट 92 है, टू पुट आइडियाज टू गैदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज। देखें, जब आप मुख्तलिफ आइडियाज को इकट्ठा करते हैं और एक नई चीज बनाते हैं, क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, नई इन्वेंशन की तरफ जाते हैं, अपने तमाम जो चीजें, जो ख्यालात हैं, उनकी बिना पे एक नई डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है जी, 37 से जबरदस्त। ये सवाल हमारे पेपर के अंदर आया था 2022 लेक्चरर एजुकेशन के अंदर। इस तरह नहीं नहीं, बल्कि इससे अगला सवाल था, सॉरी सॉरी, इस तरह का सवाल मैं अगला बताता हूँ। ये जवाब उसका सिंथेसिस था, और वो हमारे पेपर के अंदर 2022 के अंदर आया था। ठीक है। तो ये सिंथेसिस इसका आंसर है। टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट पार्ट टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब हम चीजों को, क्या यहाँ पे मैंने टूगेदर की स्पेलिंग गलत लिखी है, टूगेदर, TOGETHER नहीं होता। अच्छा चलेंगे, वो तो ठीक। अच्छा जी, टू ब्रेक डाउन, ब्रेक करना चीजों को, तो क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं, बिल्कुल। यानी छोटे छोटे हिस्सों के अंदर चीजों को ब्रेक करना, उनको अलग अलग, जैसे होता है ना, मैं कहता हूँ यार ये मोटर तो ठीक करके लेके आओ,
आप क्या कहते हैं, आपने मोटर चेक किया, आपको इस बात की समझ कोई नहीं आ रही मोटर खराब कहाँ से है, फिर आप उसके छोटे छोटे हिस्से कर देंगे। कि इसको पहले देखता हूँ, स्विच को देखता हूँ, फिर कैपेसिटर को देखता हूँ, फिर फलां हिस्से को देखता हूँ। इसी तरह अगर एजुकेशन के, जैसे मैडम ने बड़ी जबरदस्त बात कर दी, चंक्स आपके बड़ी, उसको छोटे छोटे हिस्से कर देंगे। हम पहले हिस्से का एनालिसिस करते हैं, दूसरे के करते हैं, तीसरे के करते हैं। जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कहीं पे, आप हर एक के जो है ना मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन इधर से ली, इधर से सबकी इंफॉर्मेशन, सबसे मालूमात ली, और फिर एनालिसिस किया कि ये बात जा कहाँ रही है, ये झूठा इनमें कौन है, सच्चा कौन है। तो एनालिसिस होता है। क्लियर? पार्ट्स करके अलग अलग जैसा कर होना जी, बिल्कुल ऐसे ही। 94 ये वाला सवाल था, ठीक है, ये 2022 के लेक्चर एजुकेशन जिसमें जो हमारे ने दिया था उसमें था, स्टूडेंट्स कैन डिजाइन ए लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन इन विच, यानी आप एक लेबॉर्ट्री बना रहे हैं और मुख्तलिफ चीजों को, यानी मुख्तलिफ आइडियाज को, ख्यालात को, जो आपने पढ़ा हुआ है वो, जो आपके जेहन के अंदर है वो, बहुत सी स्पेसिफिकेशन को मिला के आप एक चीज बना रहे हैं। जब बनाने की बात होगी तो वो सिंथेसिस होगा। क्या होगा? सिंथेसिस होगा। आप लोग बिल्कुल ठीक समझे, ये सवाल आया था, ठीक है। उसके बाद है टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी पेपर में सवाल आया है और बात पूछी गई है कि वो बताओ जो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हट के हो, यानी मुझे कुछ नई बात बताओ, ये पुरानी बातें नहीं बतानी। कायदे आजम यहाँ पैदा हुआ, ये मुझे ये बातें नहीं सुननी, मुझे ये सुनना है कायदे आजम को आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह का लीडर था। वो आप अपनी ओपिनियन, यानी कि आप उस गिवन इंफॉर्मेशन से हट के कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोग जबरदस्त समझ रहे हैं, मुझे ज्यादा समझाने की जोर देने, लेकिन जो मेरे दोस्त यहाँ पे सम टाइम ऐसे होता है क्योंकि आप लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं और मैं इसे समझ रहा हूँ कि ये सवाल आसान है, उनको समझ आ गई है। अगर आप में इसको ऐसा हो कि उसको उस बात की समझ ना आए तो वो जरूर मैसेज किया करें कि सर इसको एलैबोरेशन भी कर दें, ताकि जिसका कंसेप्ट थोड़ा वीक है उसके ऊपर भी बात हो जाए। बाकी सवाल तो आसान ही था। 95 क्वेश्चन हो गए। यहां पे आके आप लोगों का जो है चैप्टर नंबर 2 भी एंड हो गया। बेसिक एजुकेशन पहले किया था, फिर हमने चैप्टर 2 असेसमेंट एंड एवेल्युएशन किया है, वो एंड हो गया है। आज हम तीसरा चैप्टर आपके एफपीएससी के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, और जबकि इसके हमारे अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हम अब करने लगे हैं। रेडी हैं? शुरू करें इसको। इसके अंदर वो लोग जिनको हिस्ट्री का पता है एजुकेशन की, 1813 और स्पेशली फिर एजुकेशन की पॉलिसी, उनके लिए हलवा होगा। और जिनको एजुकेशन की पॉलिसी का नहीं पता, जिनको जो है वो अपनी हिस्ट्री 1813 और फिर 1835 और इस तरह 58 82 17 44 इसका नहीं पता, उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये वीक चैप्टर है, चलें जी अब आसान हो जाएगा जी। 1813 के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पे चलो बात समझा भी देता हूँ। 1813 के अंदर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने को मलका बरतानिया ने कहा कि चूंकि हम बड़े सगीर से बहुत पैसा कमा रहे हैं, अब आपको चाहिए कि जो इतना जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, तो कम से कम 1 लाख आप अपने इस इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को मुख्तस करें, ठीक है। ये मलका बरतानिया ने 1813 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इंस्ट्रक्शन दी कि आप इसके ऊपर पैसा लगाएं, इंडिया के एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाएं। तो ये पहली बात थी। फिर उनके पीछे हिडन बहुत से एजेंडास थे। उसमें हिडन एजेंडा ये भी था कि हम वहां पे जो उस वक्त होते थे मिशनरी, मतलब ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मेरे लेक्चर्स के अंदर ये सारी डिटेल मैंने बताई हुई है। तो यानी ईसाइयत का प्रचार करने के लिए वो ये भी चाहते थे कि जब पैसा हम देंगे तो अपनी मर्जी से हम ईसाइयत का प्रचार भी कर लेंगे, और बाकी जो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है वो भी कर लेंगे, जो उनके हिडन एजेंडाज थे वो भी थे। तो बहरहाल ये 1813 के अंदर चार्टर एक्ट दिया गया। तो इसका पर्पज यही था, एजुकेशन, इंडिया के एजुकेशन को प्रमोट करना, ना कि इससे ट्रेड को प्रमोट करना था, ना ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को देखना था, ना गवर्नमेंट। यानी उसका पर्पज क्या था? टू प्रमोट इंडियन एजुकेशन। क्लियर? उसके बाद ही है 97, नेशनल एजुकेशन कमीशन वाज हेल्ड इन पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले 1947 में पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनते साथ ही पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई 1947 के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा कमीशन आया था, कमीशन बनाया गया था 1958
से 1959 के दरमियान, यानी 1958 में शुरू हुआ तो 1959 के इसको नाम दिया जाता है। तो ये कमीशन कब था? 1959। एक ही कमीशन है पाकिस्तान की एजुकेशन की पॉलिसी में, एक ही कमीशन है और एक ही कॉन्फ्रेंस कहा जाती है। 47 वाली कॉन्फ्रेंस थी और ये वाला जो है वो 59 वाला कमीशन था। जी बिल्कुल एक ही था, पहली कॉन्फ्रेंस थी। बाद में जो है वो सारे जो है वो थे। जी बिल्कुल 1947 कॉन्फ्रेंस थी। When masjid was declared the educational center first time, पहली दफा कब कहा गया कि मस्जिद जो है वो इसको एजुकेशनल सेंटर बनाया जाए, यानी मस्जिद मकतब स्कूल की बात कब की गई? किसने, कौन था जिसने इस्लामियात को जो है ना, इस्लामियात की बात की, मजहब की बात की, आइडियालॉजी, इस्लामिक आइडियालॉजी की बात की? ये सारी बातें 1979 के अंदर जियाउल हक ने कहा कि दूर दराज के गांव के अंदर हम हर जगह पे नए स्कूल नहीं बना सकते। जब स्कूल नहीं बना सकते, देखें ये मेहनत का असर है ना पुरानों के ऊपर। अच्छा, तो जो मस्जिद, तो उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं बनाए जा सकते इतने शार्ट टाइम के अंदर। तो ऐसे में चूंकि हर गांव ऐसा है, हर गांव के अंदर मस्जिद है और उस मस्जिद के अंदर मौलवी भी है, उसी मौलवी को जो है ना वो हम इनिशियली स्टार्ट पे प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए रख लेते हैं, उसको तनख्वाह भी देंगे। ये 1979 में था। व्हेन एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स मेड, हाँ यहाँ पे इम्तिहान होगा। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कब की गई, किस पॉलिसी में की गई? जी ये पॉलिसी थी 1998 की पॉलिसी। और ये लेकिन चूंकि जो अगर साल की बात की जाए तो 2001 से 2005 के अंदर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की गई थी। ESR भी बोलते हैं इसे। ये ए ऑप्शन है। इसको आप डी भी कह सकते हैं। डी इस सेंस में कह सकते हैं कि पॉलिसी 1998 की थी। पॉलिसी कौन सी थी? 1998 थी। यानी लेकिन अगर साल की बात हो तो 2001 से 5 इसका एग्जैक्ट आंसर है। यहाँ पे दोनों बातें आपकी ये ठीक है। बहरहाल शायद अल्लाह करे कि जहां जब ये एमसीक्यू अगर पेपर में आता है तो वहां पे दोनों दोनों ऑप्शन ना हो, मौजूद ना हो। मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए। लेकिन देखिए ESR एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात 2001 से 2005 में की गई थी। ये है उसका एग्जैक्ट आंसर। फिर जब पूछा जाए ना किस पॉलिसी के अंदर बात की गई, किस पॉलिसी के अंदर, तो वो 1998 से 2009 वाली पॉलिसी थी। यानी पॉलिसी तो 98 वाली चल रही थी ना, जो को तरमीम होगी, जो कुछ तब्दीलियां होंगी वो 98 वाली पॉलिसी के अंदर होंगी। तो बात 1998 वाली है, लेकिन ये हुई 2001 से 5 में थी। तो सूटेबल आंसर यहाँ 2001 से 5 है। बाकी अगर 2001 से 5 में होता तो 98 वाला ठीक था। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद है द फेमस एंड हिस्टोरिकल एकेडमी द लाइसम वाज फाउंडेड बाय। लाइसम एकेडमी किसने बनाई थी? जी बताइए जरा, बाकी बोलिए। जबरदस्त। जो लाइसम एकेडमी है ये अरिस्टोटल ने बनाई थी। जो प्लेटू था, प्लेटू ने बनाई थी, दूसरी एकेडमी बनाई थी। यानी एकेडमी का जो नाम है ना वो प्लेटू ने बनाई थी। दुनिया में पहली एकेडमी किसने बनाई थी? वो प्लेटू था। और जो लाइसम है ये अरिस्टोटल ने बनाई थी। ठीक है जी। उसके बाद है द नॉर्मल स्कूल वाज फाउंडेड बाय। नॉर्मल स्कूल किसने बनाए थे जी? किस लिए बनाए गए थे? डी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं जी। जी जी सोचिए जरा, नॉर्मल स्कूल किस लिए बनाया गया है? ये बी वाले कौन है जी? हुमायूं साहब? गलत सोच रहे हैं जी। जो नॉर्मल स्कूल हैं ये टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बनाए गए थे। ये जो पिस्तालोजी है उसने भी बनाए थे नॉर्मल स्कूल टीचर ट्रेनिंग के लिए। और एक और है, हॉरस मैन है, हॉरस मैन अमेरिका का एजुकेशनिस्ट था उसने। तो ये जो टीचर ट्रेनिंग के लिए स्कूल बनाए गए उन्हें नॉर्मल स्कूल बोलते हैं। ठीक है, ये याद रख लें। किसने बनाए थे? पिस्तालोजी ने बनाए थे और हॉर्समैन, इन दोनों ने, दोनों का है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हॉर्समैन ने भी बनाए थे अमेरिका में, पिस्टोलोजी ने बनाए थे। तो इन दोनों ने, जो दूसरे हैं ये स्कूल हैं टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए बनाए थे, तो टीचर ट्रेनिंग वाले स्कूलों का नाम उन्होंने रखा था टीचर नॉर्मल स्कूल। क्या रखा था? अब ये मुझे ना एग्जैक्ट याद कोई नहीं है। मेरा ख्याल है पिस्टोलॉजी थोड़ा ज्यादा पुराना है। हॉर्समैन जदीद एजुकेशनिस्ट के अंदर आता है, शामिल होता है अमेरिका के अंदर। पिस्टोलॉजी ये जर्मनी फ्रांस क्या था वहां का था। तो मेरे यहाँ पिस्टोलॉजी ज्यादा बेहतर रहेगा। पिस्ता होगा सही शार्ट रखा है आपने। तो ये जो है जी नॉर्मल स्कूल किस लिए? टीचर ट्रेनिंग के लिए हैं। ये भी एक अहम सवाल है। ठीक है। अच्छा जी, फ्रीडम,
आजादी चाहिए, इन्वायरमेंटल रिचनेस, इन्वायरमेंट कमाल का होना चाहिए, हर चीज इन्वायरमेंट के अंदर हो। टीचिंग मटेरियल, बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, उनकी कोलैबोरेशन स्किल, उनकी उनको करेक्ट किया जाए। वे ऑफ लर्निंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेथड ऑफ। कौन बंदा है जो कहता है यार आजादी दो बच्चों को, उनको इन्वायरमेंट रिचनेस दो, उनको टीचिंग मटेरियल जो है वो आप उनको जबरदस्त दें, उनके कोलैबोरेशन और सेल्फ करेक्टिंग स्किल उनके अंदर पैदा की जाए। यहाँ पे अब ये सवाल ये बड़ा सवाल है जिसे कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है। यहाँ पे मैं एक एक को थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करता हूँ। आप लोग जो हैं वो गलत बता रहे हैं, कुछ लोग ठीक भी बता रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत ज्यादा लोग ठीक बता रहे हैं। अच्छा, जॉन डेवी क्यों नहीं होगा? जॉन डेवी जहां आए ना तो वो सोशल की बात जरूर करेगा, ठीक है, कोलैबोरेटिंग वो उसने कहा है, लेकिन वर्ड सोशल की बात करेगा। तो इस जॉन डेवी को इसको हटाओ। अच्छा, इसकी रोसू क्यों है? रोसू इसलिए है कि इन्वायरमेंटल रिचनेस जो आ गया है ना, तो इन्वायरमेंट की बात, फितरत की बात वो रोसू करता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिचनेस, फ्रीडम की बात तो खुली फ्रीडम देना, आजादी दे दो, ये बात भी यही करता है। तो फ्रीडम की बात यानी बिल्कुल आपने पूछना ही कोई नहीं है, फ्रीडम की बात हो गई। इन्वायरमेंटल, फ्रोबल फ्रीडम की इजाजत नहीं देता, ठीक है। फ्रोबल ये कहता है, फ्रोबल कुछ मटेरियल की बात करता है कि इनके गिफ्ट और ऑक्यूपेशन उनके जरिए हम कराएं। तो बहरहाल ये जो यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड याद किया हुआ है ना, वो है इन्वायरमेंटल रिचनेस। अगर ये आ गया है तो इसकी बुनियाद पे आप रोसू की तरफ आ जाएंगे। बात की समझ आई? तो ये आंसर क्या है? रोसू है। और कौन सा कीवर्ड मैंने जो पिक किया हुआ है, रट्टा लगाया हुआ है, वो मैंने इन्वायरमेंटल रिचनेस वाला लगाया हुआ। क्योंकि हम जब फिलॉसफी करेंगे ना, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने किस तरह कोई एक टर्म, सारी टर्म मिलती होंगी, सारा सवाल ऐसा लगेगा कि ये जो है ना वो उसी बाकी सवाल की तरह ही है, यानी सारा सवाल मिलता होगा, लेकिन कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो हमें बताएगा कि नहीं यार ये जो है ना ये सवाल, कोई एक वर्ड हमें बताएगा कि हमें किसकी तरफ जाना है। तो ये रोसू है, ठीक है। तो फिलॉसफी में हम इस चीजों को देखेंगे। हु स्ट्रांगली फेवर द मदर लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन? कौन ऐसा शख्स है कि जो कहता है कि जो अपनी मादरी जबान है इसके अंदर तालीम होनी चाहिए, बाकी सब फजूल है, ये बड़ी मुखालफत करता है बाकी एजुकेशन निज़ाम को? तो ये कौन है जी? जी आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ये इब्ने खल्दून है। इब्ने खल्दून कहता है कि जो एजुकेशन है वो वही है जो मादरी जबान में है, इनिशियल लेवल पे किसी और जबान में एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। हम मजबूर हैं, हमने फंडिंग भी ऐसे लेनी होती है तो हम तो ये करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है 104, द IER, इंटर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च या इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बोलते हैं इसको ना, ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। ये वाज एस्टेब्लिश विद द कॉपरेशन ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन इंडियाना यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट इन। जी आप लोग जो है 80 वाले बता रहे हैं, 70 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, तो बात तो गोल हो गई है जी। ये तो बड़ा अहम सवाल है और इसको आप गलत कर रहे हैं, ये मेरे नजदीक में बड़ा आसान सवाल था। जी, पहली बात तो ये इसमें से तीन चार सवाल बन रहे हैं। IER, इसका आईईआर स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, याद रख लें। ये अलाम जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, यानी जितने लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल करते हैं, जितने लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD करते हैं, वो आईईआर से जुड़े होते हैं, वो आईईआर से जुड़े होते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च 1960 के अंदर ये बना था। कब बना था? 1960 के अंदर बना था। और एक इंडियाना यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, उनका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था उनकी मदद से, उनके कोलैबोरेशन से बना था। जो 16 की दहाई थी, इस दौर के अंदर अमेरिका के हम बड़े करीब थे, और अमेरिका ने इन दौर के अंदर हमारा ये जो मंगला डैम है, हमारा जो ये तरबेला डैम है, ये इसके अंदर सिर्फ ना सिर्फ फंडिंग हमें उनसे मिली, बल्कि उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे, बड़े वो लोग जो है वो आर्किटेक्चर बड़े बड़े, उन लोगों ने आके हमारे साथ काम किया और हमें जो है वो 1780s की दहाई की 1760s की दहाई के अंदर हमारी मदद की। तो इंडियाना यूनिवर्सिटी जो है वो उन्हीं की मदद के साथ 1960 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बनी थी, और इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च उसे बोलते हैं।